गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनेश गुज्जर। आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम फैक्ट में स्वागत है। आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अब हम जो शाम को जो शिफ्ट में क्लास लेते थे उसको अब मॉर्निंग में लिया करेंगे। उसका टाइम पीरियड रहेगा मॉर्निंग सुबह 9 बजे। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि अब सुबह मॉर्निंग 9 बजे से अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे। इसी के अलावा आप सबको पता है कि मैं एक मानव कल्याण एवं ब्लड सेवा संस्थान ग्रुप चलाता हूं। उसमें मेरे कम से कम 800 से 900 मतलब ये मानो कि उसमें जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनको प्रतिवर्ष में 1000 या 500 व्यक्तियों को अपन ब्लड दिलवा देते हैं। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं अपन मुद्दे की। तो अपन ने क्या पढ़ रहा था, प्राचीन भारत के इतिहास में अपन सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर अपन बात करते हैं कि अपन शुरुआत में बोले थे कि इसकी श्रोमान्य तिथि थी, वो थी रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कहाँ से कहाँ थी, तो वो थी कहाँ से, वो थी 2400 ईसा पूर्व से कहाँ तक, वो 1700 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में अपन मोटी मोटी बात करते हैं NCERT के अनुसार 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। फिर अगर पढ़ते उसके बारे में विशेषता बताए, फिर उसके बारे में जो स्थान बताए, उसके बाद में अपन पूछे थे विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसके उत्तर में पढ़ाए थे उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित थी। उसके बाद में दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, जो प्रवरा नदी जो किसकी सहायक नदी थी, नर्मदा नदी की। उसके बाद में अगर पूर्व की बात करते हैं तो आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थित था। उसके बाद पश्चिमी विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिमी विस्तार कहाँ था, सूद का गेंदौर था। वो कौन सी नदी के किनारे, दासक नदी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ तक अपन ने सही पढ़ लिए थे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अपन ने 7 मतलब बड़े नगरों की बात की थी। तो बड़े नगरों में अपन ने 2 नगरों के भी पढ़ लिए थे, लेकिन अपन उनको आज दोबारा से शुरुआत करेंगे। दोनों नगरों को दोबारा से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर जब नगर कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन शब्दावली क्लियर कराएंगे। जो भी कोई अपनी बात जो अवशेष मिले, उनकी बात तो छूट जाती हैं, किसी भी सभ्य मतलब नगरों के बारे में विशेषता छूट जाती है, उनको हम शब्दावली के द्वारा पूरा करा देंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अपन शुरुआत करते हैं तो प्रमुख नगरों के बारे में, यानी कि प्रमुख नगरों के बारे में अब अपन क्या करेंगे, आज 2 टुकड़ों में करेंगे। मतलब अपन यह करेंगे कि कम से कम एक ही बोर्ड में कम से कम 6 से 7 नगर एक ही बार में आ जाए। तो अपन शुरुआत करेंगे, तो यह मान लो प्रमुख नगरों के बारे में शुरुआत करेंगे। तो पहला नगर होगा कौन सा, अपन ने कल भी आपको बताया था, वो पहला नगर था ये क्या, राखी गड्डी। कौन सा था, राखी गड्डी। ठीक है, राखी गड्डी है ये। राखी गड्डी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये राखी गड्डी है गंगा नदी के किनारे। कहाँ पे, गंगर नदी के तट पर। किसके नदी पर, गंगा नदी के तट पर। और ये स्थित कहाँ पे था, ये हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह पे, हरियाणा में पड़ता है हिसार में। कहाँ पे, हिसार में। ठीक है, इसकी खोज की बात की थी अपन ने, तो खोज की बात की थी, तो खोज किसने की थी, खोज की थी सूरजभान अमरेंद्र नाथ ने, इसने की थी। अब इसके बारे में अपन ने विशेषता बताई थी कि ये भारत, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्या था, नगर था। किसमें, मतलब अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो भारत वह विश्व में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर
कौन सा था? ये था राखी गढ़ी। अब उसके बाद में दूसरे किस बात करते हैं तो दूसरा है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अब शुरुआत करते हैं। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर स्थित है तो ये सिंधु नदी पर। कौन सी? सिंधु नदी पर। अब इसका स्थान की बात करते हैं तो ये है लरकाना। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर ये है। ठीक है, तो ये है, यानी कि भारत की बात करते हैं, ये है ये सिंधु सभ्यता, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या नगर। ओनली सिंधु सभ्यता की बात आती है कि सिंधु सभ्यता में जो कौन सा सबसे बड़ा नगर था? मोहनजोदड़ो। अगर बात आती है कि भारत व विश्व की बात करते हैं तो वो सिंधु सभ्यता कौन सा? राखी गढ़ी। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि जो इसकी खोज थी वो खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अपन करते हैं राखलदास बनर्जी ने। शायद राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। हाँ, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, है ना। खोज की बात करते हैं तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं कि यहाँ से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है, तो अगर प्राप्त की बात करते हैं तो यहाँ इससे एक स्नानागार मिलता है। क्या मिलता है? स्नानागार। जो स्नानागार मिलता है वो स्नानागार जो सिंधु सभ्यता थी उस सिंधु सभ्यता का सबसे मतलब अपन यहाँ से बताते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल था ये स्थल था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो ये स्नानागार था। अब आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता देता हूँ कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं, फिर इसकी चौड़ाई, फिर इसकी गहराई। ये हर कोई क्लास में नहीं बता सकता अपने आप को, मतलब आपको डीपली रूप से पढ़ा नहीं सकता। तो आपको मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आपको और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत ही अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब क्लास डल जाएगी। और आपको मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। आपको सीटेट, BSTC, CT, कांस्टेबल, जितने भी SSGD, जितने भी जिसमें भी अगर बात करते हैं अपन कि इंडियन लेवल की जो ये आती है ना हिस्ट्री, तो उनमें सब में कारगर साबित होगी। तो अगर इसकी लंबाई की बात करते थे तो लंबाई इसकी कितनी थी? 11.88 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी थी? 7.1 मीटर। और इसकी गहराई की बात करते हैं तो 2.43 मीटर, जो आपको हम कल भी बता चुके थे। अब इस मोहनजोदड़ो में अगर बात करते हैं तो यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की त्रिमुख वाली मूर्ति, यानी त्रिमुखी मूर्ति यहाँ से क्या मिलती है? प्राप्त होती है। ठीक है, अब प्राप्त होती है तो इसके क्या है? इसके चारों ओर, जैसे कि ये त्रिमुख वाली मूर्ति है तो इसके चारों तरफ, एक तरफ हो गई मछली, दूसरी तरफ हो गया जैसे कि आप लिख दो गेंडा, कुछ भी गेंडा, एक तरफ हो गया चीता, एक तरफ हो गया क्या? एक तरफ हाथी, ऐसे। और प्लस कर दो आप यहाँ पे भैंसा यहाँ पे।
तो ये हो गया पशुपतिनाथ की त्रिमुखी मूर्ति जो अपन को यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और थी, यहाँ पे शव को क्या करते थे, यहाँ पे शव को जलाया करते थे, शव को जलाने की प्रथा। अगर आपको पूछा जाए कि शव को दफनाने की प्रथा कहाँ थी, वो थी वे हड़प्पा सभ्यता से। और यहाँ से एक यानी कि नर्तकी की मरण मूर्ति मिली थी, यानी नर्तकी की मरण मूर्ति मिलती है यहाँ से। अपन को ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अपन ने कवर किए 2 बड़े नगर। उसके बाद में अपन तीसरी बात करते हैं हड़प्पा की। तीसरा हड़प्पा स्थल की, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं अपन यहाँ पे। अब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत में बात करते हैं, तो ये कौन सी नदी पे स्थित है, ये है रावी नदी पे, रावी नदी पर स्थित है। ये कौन से स्थान पर स्थित है, ये है मोंटगेमरी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद में अगर ठीक है, ये तो हो गई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से क्या मिलता है, अगर अपन इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो विशेषता में तो यहाँ से एक मोहर प्राप्त होती है, वो मोहर प्राप्त होती है यहाँ से, यहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकल। अब इसका मतलब आप समझ लो कि वहाँ की जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी, वहाँ पर एक श्रृंगी पशु का अंकल के अवशेष मिलते हैं। तो एक श्रृंगी मतलब है एक तरफ का चेहरा, यानी कि जो पशुओं का एक तरफ की, मतलब अपन जैसे कि किसी का अपने रुपये की बात करते हैं, जैसे कि गांधी जी है, तो उनका दोनों मतलब दोनों तरफ से आ गए। तो जो इस मोहर पे मिली थी, तो एक तरफ का यानी पशु का एक श्रृंगी पशु अंकन, मतलब एक तरफ का मुंह का यहाँ पे चित्र मिलता है, उस पर उकेराव हुआ। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि हड़प्पा से एक आयताकार मोहर मिली थी। क्या मिली थी, एक आयताकार मोहर जिसमें इसमें एक चित्र उकेरा गया था, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। एक आयताकार मोहर जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है। ठीक है, ये कहाँ से मिली थी, ये हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। एक मोहर मिली जिसमें थे एक श्रृंगी पशु का अंकन, और दूसरी एक आयताकार मोहर मिली, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ क्या मिला, पौधा को दर्शाया गया था। इसके बाद में यहाँ से क्या क्या मिला था, तो यहाँ से एक स्वास्तिक चिन्ह, वो स्वास्तिक चिन्ह भी अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, स्वास्तिक चिन्ह भी अपन को कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। उसके बाद में जो अपन आपको मोहनजोदड़ो में बताए थे कि मोहनजोदड़ो में शव को क्या करने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा थी, यानी कि यहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ थी, हड़प्पा सभ्यता में। और अगर शवों को जलाने की प्रथा का अगर बात पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो में। तो आपको ये दोनों बातों को क्लियर करके रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन चौथी सभ्यता की बात करते हैं, तो चौथी सभ्यता अपन पूछ लें धोलावीरा। कौन सी, धोलावीरा। ठीक है, अब धोलावीरा की बात करते हैं, तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो धोलावीरा है कौन सी, लूनी नदी के किनारे। कौन सी, लूनी नदी के तट पर। और लूनी नदी के तट पर कहाँ पे स्थान कौन सा है, गुजरात। कहाँ पे, गुजरात।
ठीक है, मतलब धोलावीरा है, धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लूनी नदी के तट पर। और कहाँ पे स्थित है ये धोलावीरा? ये गुजरात में स्थित है। इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज किसने की थी? सर्वप्रथम बात आती है तो खोज, तो अपन खोज की बात यहाँ पे करते हैं तो खोज की थी इसकी जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। किसने की थी? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। और अपन इसके बात करते हैं कि ये एक ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी साइट थी जो यूनेस्को ने इसे 2021 में सर्वप्रथम इसे शामिल किया गया था। तो अपन यहाँ पे बता देते हैं कि धोलावीरा है, धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जो सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर या सभ्यता जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में विश्व धरोहर में शामिल की बात करते हैं। विश्व धरोहर में शामिल कब करते हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता जो एक प्रथम नगर या सभ्यता है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में विश्व धरोहर में शामिल करते हैं। ये सिंधु सभ्यता, इसकी प्रथम नगर या सभ्यता थी। कौन सी थी? धोलावीरा, जो लूनी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, ये अपन इसकी विशेषता हो गई। अपन ने यहाँ पे कितनी पढ़ा दिए? चार नगरों के बारे में बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पांचों नगर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटा दे क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार और ले लो। ठीक है, अब यहाँ से प्रमुख बड़े नगरों की बात करते हैं। तो अपन ने कितने पढ़ लिए? 4। कितने पढ़ लिए? 4। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी किनारे? कालीबंगा गंगा नदी किनारे। और इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थानी से ही अपन हैं। तो एक बार मिटा देते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको आज एक क्वेश्चन दूंगा जो हम अपन पढ़ाए हैं वहाँ से, या फिर मतलब आगे अपन जो चैप्टर करेंगे वहाँ से। तो आपको कल आते हैं मेरे को बताना है। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन शुरुआत करते हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। ठीक है, अब ये क्या है, नीला वाला थोड़ा फीका चलता है तो ज़्यादातर मेन पॉइंट लगाएंगे अपन किसमें? नीले वाले में। और काले से अपन पूरी उसकी विशेषता बारे में बताएंगे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सभ्यता, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बताते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है। ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है घंगर नदी के किनारे। घंगर नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे पड़ता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1951 में की थी। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता गंगा नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ में स्थित है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो अब इसके बाद में अपन इसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ से क्या क्या अपन को प्राप्त हुए, तो यहाँ से जूते हुए खेत, वह नक्काशीदार ईंटें, काशीदार ईंटें। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, यहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं कि कालीबंगा की विशेषता कि क्या होते हैं, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। किसका अर्थ है, यह अर्थ है कालीबंगा का। अब आपको बता देता हूं कि ये एक कालीबंगा, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का यानी स्थल है। ये कौन सा स्थल, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल है, वो कौन सा है, कालीबंगा। यानी कि आपको मैं इसकी वो बता देता हूं कि हड़प्पा कालीन स्थल जिसमें निचले हिस्से में निम्न वर्ग या सामान्य लोग निवास करते थे, जो किले से गिरा था। अब आपको बता देता हूं कि जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा सभ्यता जो हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसमें जो निचले हिस्सा है उसमें निम्न वर्ग या सामान्य वर्ग के निवास करने का स्थान था, जो किले से गिरा हुआ था। और जो ऊपरला हिस्सा था उसमें उच्च वर्ग, यानी कि जो उस टाइम का उच्च वर्ग था, वो उच्च वर्ग यहाँ पे निवास करता था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अग्नि पूजा की वे अवशेष मिलते हैं। यानी कि यहाँ से क्या मिलते हैं, यहाँ से अग्नि पूजा के अवशेष। किसके अवशेष मिलते हैं, अग्नि पूजा के अवशेष। अग्नि पूजा के अवशेष कहाँ से मिलते हैं अपन को, तो अग्नि पूजा के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं। और ये कौन सा था, ये 5वां था। कौन सा, अपन ने 5वां नगर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन यहाँ पे छठे नगर की बात करते हैं। तो छठे नगर में लोथल, कौन सा, लोथल है। ये लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये लोथल ये भोगवा नदी के किनारे, कहाँ पे, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। और ये स्थान कहाँ पे स्थित है, ये है गुजरात। इसकी खोज करते हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की बात करते हैं तो रंगनाथ राव ने। यानी कि इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव कब की थी, 1953-54 में, 1954 के अंदर इसकी खोज की थी। तो यहाँ की एक विशेषता बताते हैं कि जो अपन सिंधु सभ्यता पढ़े थे शुरुआत में, सिंधु सभ्यता में अगर बात करते हैं कि वहाँ के जो घरों के दरवाजे थे वो किधर की टाइप खुलते थे, वो पीछे की तरफ, यानी कि घरों के दरवाजे या खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी। लेकिन लोथल जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, इसकी एक विशेषता थी कि जो इनके घर के दरवाजे खिड़कियां थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। तो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अब ये सबसे अलग विशेषता है लोथल की
कि जो सिंधु सभ्यता थे उसके घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, तो लोथल एक ऐसी सभ्यता है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे और जितने भी नगर हैं उनके पीछे की तरफ ही खुलते हैं। लेकिन एक सभ्यता है लोथल सभ्यता जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। इसकी यहाँ से अपन को एक और चीज प्राप्त होती है। यहाँ से अपन को क्या प्राप्त होती है, यहाँ चावल के साग से कहाँ क्या प्राप्त होते हैं, चावल के साग से। चावल के साग से कहाँ से मिलते हैं, चावल के साग से अपन को लोथल से भी मिलते हैं। इसके बाद हम 6 हो गए, अपन 7वां। अब 7वां की बात करते हैं, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो सभ्यता है, उस चन्हुदड़ो सभ्यता या नगर ये कहाँ पे पड़ता है, ये सिंधु नदी पे। कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर। अब ये कहां पे पड़ता है, सिंध प्रांत। कहां पे, पाकिस्तान के अंदर। कौन सा सभ्यता है, चन्हुदड़ो सभ्यता। इसकी अगर खोज की बात करते हैं तो खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी मेके ने। किसने, मेके ने। और इसके अलावा एक और वैज्ञानिक ने इसकी के एन.जी. मजूमदार ने, एन.जी. मजूमदार। इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। और अगर बात की जाए कब की थी, तो इसने की थी 1925 में। और इसके बाद में इन्होंने की थी 6 साल बाद 1931। इन दोनों ने खोज किया। यानी चन्हुदड़ो सभ्यता है उस जो कौन सी नदी पर स्थित है, ये सिंधु नदी पर, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। अगर आपको बताया जाए कि अधिकतर जो सिंधु सभ्यता की जो नगर है ना, वो पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। अगर चन्हुदड़ो की बात की जाए तो ये इसकी खोज मेके ने 1925 में, और उसके बाद 6 साल बाद एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में अगर आपको 7वां नगर के बारे में पढ़ते हैं तो रंगपुर है। वो रंगपुर किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। मादर नदी। ये कहां पे पड़ता है, ये काठियावाड़ कहां पे स्थित है, ये है गुजरात। यानी कि जो रंगपुर है, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो वही इसकी खोज भी करते हैं। कौन करते हैं, रंगनाथ राव इसकी खोज करते हैं। कब करते हैं, 1953-54 में। ठीक है, ये हो गए रंगपुर। इसके बाद में अगर आपको बता देते हैं कि जो 8वां है, वो 8वां है बनावली। यहाँ की एक विशेषता है वो आपको बताएंगे। बनावली कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये रंगोई नदी के किनारे। अरे ये आज सबकी क्या जुकाम लगे क्या, रंगोई नदी के तट पर कौन सा स्थान पड़ता है, बनावली। और अगर बात करते हैं तो ये कौन से स्थान है, हिसार में। कहाँ पे, हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा है। इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज किसने की थी, तो रविंद्र बिष्ट ने की थी। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रविंद्रनाथ बिष्ट ने कब की थी, 1974 में। अगर यहां से अपन को एक विशेषता मिलती है कि मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिलते हैं यहां से, यानी कि मिट्टी के हल के साक्ष्य, यानी कि जो बनावली सभ्यता थी, वो बनावली सभ्यता से अपन को मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आपको एक और बताते हैं, रोपड़। 9वीं पर बताया रोपड़ है। ये रोपड़ कहां पे पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये सतलज नदी। ये कहां पे पड़ता है, ये स्थान, ये पड़ता है स्थान पंजाब। कहां पे, पंजाब। ठीक है। और इसकी खोज की बात करते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा
दत्त शर्मा ने इसकी क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब इसके बारे में अपन ऐसे ही बोल की विशेषता बताते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी किनारे, सतलज नदी किनारे पंजाब, यानी कि यहीं पे लिख देते हैं और शब्दावली में बता देंगे अपन, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम खोजा गया स्थान, खोजा गया स्थान, वो स्थान था रोपड़ पंजाब। ये हो गए अपन 9। इसके अलावा अपन आपको बताए सूद का इंडोर, उसके बालाकोट, मतलब ऐसे तो बहुत ही हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपन को मिलते हैं इन 9 या 10 से 9 से। इसके बाद में बहुत सी सभ्यता अभी तो सूद का हो, मतलब बहुत सारी हैं, मिथाथल वैसी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन शुरुआत करेंगे शब्दावली की। ठीक है भाइयों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, लो जल्दी से। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं शब्दावलियां। अब प्रमुख बड़े नगरों की बात अपन ने कंप्लीट कर ली है। अपन एक मार्कर बदल लेते हैं, देखो चल जाए तो अच्छा है। इसमें चाय डाली थी अपन ने, चल रहा है, देखते हैं देखो क्या होता है। डस्टर भी थोड़ा खराब होने लग गया यार, करेंगे सही सफाई करेंगे क्लास पूरी होने के बाद। ठीक है, अपन सिंधु घाटी सभ्यता की शब्दावलियों के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहली शुरुआत करते हैं शब्दावली। अब शब्दावलियों में अपन दोबारा से, मतलब अपन सबसे पहले बात लेंगे